जोहार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मेंटोर में। जोहार। आज हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 मतलब सीएनटी एक्ट के 3 बहुत ही खास अध्यायों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी, अध्याय 13, 14 और 15। हाँ, और अक्सर क्या होता है कि परीक्षा की तैयारी में हम धाराएं रट तो लेते हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी या उनका असली मतलब वो कहीं खो जाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये अध्याय महज कानून के पन्ने नहीं हैं। ये तो उस दौर के समाज, उनके संघर्ष और समाधान की कहानी कहते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अध्याय 13 बताता है कि कैसे जमीन के बदले में जो व्यक्तिगत गुलामी जैसी प्रथाएं थी उन्हें खत्म करने की कोशिश हुई। और अध्याय 14? अध्याय 14 जमींदारों की जो खास भूमि होती थी, जिसे विशेषाधिकार युक्त भूमि कहते हैं, उसके पेचीदा मामले को सुलझाता है। और अध्याय 15 जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है? जी, वो आदिवासियों के पारंपरिक खून कट्टी अधिकारों को एक तरह से कानूनी कवच पहनाता है। तो चलिए फिर इस कानूनी दस्तावेज के पीछे की सोच को समझते हैं और इन जटिल धाराओं को आसान बनाते हैं। शुरुआत करते हैं अध्याय 13 से। ये भूमि संबंधी शर्तों मतलब प्रीडियल कंडीशन से जुड़ा है ना? जी, और इसकी पहली कड़ी है धारा 101। तो ये धारा 101 ये किस बारे में है? धारा 101 असल में एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई पर रोक लगाती है। कौन सी बुराई? उस जमाने में क्या था कि जमींदार लगान के बदले किसानों से अपने व्यक्तिगत काम करवाते थे। जैसे घर की बेगारी, घोड़ों की देखभाल, इस तरह के काम। ये एक तरह का शोषण ही था। बिल्कुल। तो धारा 101 ने साफ कह दिया कि इस कानून के लागू होने के बाद ऐसी व्यक्तिगत सेवा की शर्त पर कोई भी नई काश्तकारी नहीं बनाई जाएगी। मतलब जमीन के बदले सेवा की जो प्रथा थी उस पे एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया गया। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा अपवाद भी था। लगान मुक्त काश्तकारी वाला, है ना? बिल्कुल। अगर कोई काश्तकारी पूरी तरह लगान मुक्त है तो वहां ये नियम लागू नहीं होता था। पर इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भूमि और श्रम का जो संबंध है वो साफ सुथरा हो, मौद्रिक हो। उसे व्यक्तिगत सेवा की बेड़ियों में ना जकड़ा जाए। जी, ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। ये तो हुई नई शर्तों पे रोक की बात। लेकिन जो शर्तें पहले से चली आ रही थी उनका क्या हुआ? उनका मूल्य कैसे तय होता था? मुझे लगता है धारा 103 इसी सवाल का जवाब देती है। हाँ, और इसका तरीका बहुत तार्किक है। धारा 103 कहती है कि किसी भी मौजूदा भूमि संबंधी शर्त का आज का मूल्य निकालने के लिए क्या आधार होगा? आधार होगा पिछले 10 सालों में उस सेवा का जो औसत मूल्य रहा है वो। अगर शर्त मान लीजिए 5 साल पुरानी है तो 5 साल का औसत ले लिया जाएगा। अच्छा, इससे मनमानी की गुंजाइश खत्म हो जाती थी। बिल्कुल। ठीक है, मूल्य तय करने का तरीका तो समझ आ गया, लेकिन इन सब शर्तों का कोई सरकारी रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए, वरना जमींदार और रैयत के बीच विवाद तो बना ही रहेगा। राज्य सरकार को ये शक्ति देती है कि वो एक राजस्व अधिकारी मतलब रेवेन्यू ऑफिसर को नियुक्त करे। और वो अधिकारी क्या करेगा? वो इन सभी शर्तों का एक विस्तृत अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार करेगा। यूं समझिए ये एक तरह से जमीन की कुंडली बनाने जैसा था। और इस कुंडली में क्या क्या लिखा जाता था? धारा 107 शायद इसी के बारे में है? जी, धारा 107 बताती है कि इस रिकॉर्ड में हर जरूरी जानकारी होगी। जैसे कि काश्तकार का नाम, जमींदार का नाम। हाँ, लगान कितना है, वो खास शर्तें क्या हैं और कोई भी अन्य जरूरी बात। ये एक ऐसा दस्तावेज था जो जमीन से जुड़े हर हक और जिम्मेदारी को साफ साफ दर्ज करता था। जो रिकॉर्ड बन गया, अब आगे क्या? उसे बस दफ्तर में रख दिया जाता था या लोगों को भी दिखाया जाता था? यहीं पर पारदर्शिता का सिद्धांत आता है। धारा 108 के तहत राजस्व अधिकारी उस तैयार रिकॉर्ड को प्रकाशित करता था, मतलब पब्लिक करता था। और सबसे जरूरी बात, हाँ, सबसे जरूरी बात कि अगर किसी को भी उस रिकॉर्ड में लिखी किसी बात पर कोई आपत्ति है तो उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता था। आपत्तियों को सुना जाता था और उनका निपटारा भी होता था। लेकिन क्या हो अगर कोई राजस्व अधिकारी के फैसले से भी खुश ना हो? क्या अपील का कोई रास्ता था? जरूर था। लोकतंत्र और न्याय की यही खूबसूरती है। धारा 109 कहती है कि अगर कोई पक्ष राजस्व अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह एक विहित अधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है। और क्या इसके ऊपर भी कोई स्तर था? मान लीजिए कोई बहुत ही पेचीदा मामला हो। हाँ, एक और स्तर है पुनरीक्षण या रिवीजन का। अच्छा, इसे आप एक तरह से उस प्रक्रिया का सुप्रीम कोर्ट समझ सकते हैं। धारा 110 आयुक्त यानी कमिश्नर या बोर्ड को यह असाधारण शक्ति देती है कि वे रिकॉर्ड के अंतिम प्रकाशन के 2 साल के भीतर पूरे मामले को फिर से देख सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बड़ी कानूनी गलती तो नहीं हुई है। बिल्कुल। तो इस पूरे अध्याय का क्रम बहुत तार्किक है।
101 में नई शर्तों पर रोक। 103 में पुरानी शर्तों का औसत मूल्य। 106 में सरकार का रिकॉर्ड बनाने का आदेश। 107 में रिकॉर्ड में क्या होगा। 108 में प्रकाशन और आपत्ति। फिर 109 में अपील और 110 में अंतिम पुनरीक्षण। ये तो याद रखने के लिए एक बेहतरीन फ्लोचार्ट है। बिल्कुल, ये एक पूरी प्रक्रिया है जो अधिकारों को परिभाषित करने से लेकर विवादों के निपटारे तक का रास्ता दिखाती है। तो अध्याय 13 ने लगान के बदले व्यक्तिगत सेवा जैसी शर्तों पर तो रोक लगा दी, लेकिन जमींदारों के पास एक और ताकत थी, है ना? उनकी खास जमीन, जिसे विशेषाधिकार युक्त भूमि कहते थे। जी, और इस पर रैयत का हक बहुत कमजोर होता था। तो सवाल ये था कि इस खास जमीन को कैसे परिभाषित किया जाए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। यहीं पर अध्याय 14 की भूमिका आती है। धारा 118 इसे परिभाषित करती है। हाँ, और ये परिभाषा बहुत विस्तृत है क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा था। असल में ये एक तरह का समझौता था। रैयतों को अधिकार देने के लिए जमींदारों को भी कुछ रियायतें देनी पड़ी। तो क्या क्या आता है इसमें? तो धारा 118 के अनुसार विशेषाधिकारी युक्त भूमि कई तरह की हो सकती है। पहली, जिसे हम खुद काश्त कहते हैं, मतलब वो जमीन जिसे भूस्वामी अपने हल बैल, अपने नौकरों या भाड़े के मजदूरों से खुद जोतता हो। बिल्कुल। दूसरी, वो जमीन जो भले ही किसी काश्तकार को पट्टे पर दी गई हो, लेकिन स्थानीय परंपरा में उसे हमेशा से भूस्वामी की खास जमीन माना जाता रहा हो। और इसमें ज़िरात, मान जैसे शब्द भी आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। इनका क्या मतलब है? ये अलग अलग तरह की विशेषाधिकारी युक्त भूमियों के स्थानीय नाम हैं। अब इन जमीनों का भी रिकॉर्ड बनाने की कोई प्रक्रिया होगी, जैसे अध्याय 13 में थी? जी हाँ, प्रक्रिया लगभग वैसी ही है। धारा 119 के तहत राज्य सरकार राजस्व अधिकारी को इन भूमियों का सर्वेक्षण और रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश दे सकती है। और अगर सरकार ना करे तो और भी है। धारा 121 के तहत खुद भूस्वामी या रैयत भी आवेदन देकर ये तय करवा सकता है कि कोई जमीन विशेषाधिकार युक्त है या नहीं। बस शर्त यह है कि सरकार ने पहले से ही उस जमीन का रिकॉर्ड न बनवा लिया हो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प धारा है, धारा 123। ये एक कानूनी उपधारणा, मतलब प्रिजम्पशन के बारे में है। ये क्या चीज है? ये इस अध्याय का दिल है। धारा 123 एक क्रांतिकारी बात कहती है। वो क्या? ये कहती है कि जब तक कोई भूस्वामी अकाट्य सबूतों के साथ ये साबित ना कर दे कि कोई जमीन उसकी विशेषाधिकार युक्त भूमि है, तब तक कानून क्या मानेगा? तब तक कानून यही मानकर चलेगा कि वो भूमि विशेषाधिकार युक्त नहीं है। वाह! तो कानून पहले से ये मानकर चलेगा कि जमीन विशेषाधिकार युक्त नहीं है। इसका मतलब साबित करने का सारा बोझ जमींदार पर है। ये तो रैयत के लिए एक बहुत बड़ा पावर मूव था उस वक्त। एकदम सही। और ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम था। इससे पहले ताकत हमेशा जमींदार के पक्ष में झुकी होती थी। इस एक धारा ने पासा पलट दिया और कहा कि कानून पहले किसान का साथ देगा। सबूत का बोझ जमींदार पर डालना, ये तो रैयतों को एक बहुत बड़ी कानूनी ढाल देना था। बिल्कुल। और जाहिर है धारा 126 के तहत यहाँ भी राजस्वाधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील का प्रावधान रखा गया था। तो अध्याय 14 ने भूस्वामी की खास जमीनों को परिभाषित कर दिया, लेकिन सीएनटी एक्ट का असली मकसद तो उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था जो इस जमीन के मूल निवासी थे, जिन्होंने जंगलों को साफ करके खेत बनाए थे। हाँ, मेरा मतलब है खूंट कट्टी अधिकार वाले रैयत। और यहीं से अध्याय 15 की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, अगर सीएनटी एक्ट का कोई नैतिक केंद्र है तो वो अध्याय 15 है। ये उन पारंपरिक अलिखित अधिकारों को कानूनी मान्यता देने का एक ऐतिहासिक प्रयास था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है धारा 127 से, जो कहती है कि राज्य सरकार एक राजस्व अधिकारी को किसी भी इलाके में खूंट कट्टी अधिकार वाले रैयतों, ग्राम मुखियाओं और अन्य काश्तकारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का एक रिकॉर्ड तैयार करने का आदेश देगी। तो इसका मूल मकसद था कि जो अधिकार पीढ़ियों से सिर्फ परंपरा और मौखिक इतिहास के आधार पर चले आ रहे थे, हाँ, उन्हें एक सरकारी लिखित दस्तावेज में दर्ज करके हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। बिल्कुल, और प्रक्रिया वही पारदर्शी थी। धारा 129 के अनुसार रिकॉर्ड तैयार होने के बाद इसकी एक कॉपी सभी संबंधित लोगों को भेजी जाती थी ताकि वे इसे जांच सकें। और अगर किसी को लगे कि रिकॉर्ड में कोई गलती है, जैसे किसी का नाम छूट गया हो या अधिकार गलत लिख दिया गया हो, तब क्या? उसके लिए धारा 130 में 3 महीने की समय सीमा दी गई। रिकॉर्ड के अंतिम प्रकाशन के 3 महीने के भीतर
कोई भी व्यक्ति राजस्व अधिकारी के सामने मुकदमा दायर कर सकता था। लेकिन 3 महीने की समय सीमा कुछ कम नहीं है। उस दौर में तो सूचना पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा। हो सकता है कई लोगों को पता ही ना चले और उनका अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये बहुत जायज सवाल है और हाँ, व्यवहार में ऐसी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन कानून बनाने वालों का उद्देश्य था कि इस प्रक्रिया को एक निश्चित समय में पूरा किया जाए ताकि विवाद हमेशा के लिए ना चलते रहें। अच्छा। और साथ ही धारा 133 ने राजस्व अधिकारी को एक खास जिम्मेदारी दी। वो क्या थी? धारा 133 कहती है कि जांच करते समय अधिकारी सिर्फ कागज नहीं देखेगा, उसे हर काश्तकारी के उद्गम और प्रकृति को समझना होगा। मतलब ये काश्तकारी शुरू कैसे हुई? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? हाँ, काश्तकार की जमीनी हकीकत क्या है? मुझे एक पुराने राजस्व अधिकारी ने बताया था कि वे गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों से बात करते थे, ये जानने के लिए कि असल में किस परिवार ने जंगल साफ करके खेती शुरू की थी। अच्छा, मतलब कानून के साथ साथ मौखिक इतिहास का भी पूरा सम्मान किया जाता था। जी, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक दफ्तरी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सामाजिक और ऐतिहासिक जांच भी थी। और इस अध्याय की आखिरी धारा 134 एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया पर मोहर लगा देती है। हाँ, धारा 134 एक फुल स्टॉप लगाने जैसी है। ये कहती है कि जब किसी इलाके के लिए खूंट-कट्टी अधिकारों का रिकॉर्ड अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाता है, तो उस इलाके की कोई भी जमीन जिसका नाम उस रिकॉर्ड में नहीं है, उसे खुंडकट्टी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये एक फाइनल लिस्ट थी। जिसका नाम उस लिस्ट में आ गया, उसे खुंडकट्टी का अधिकार मिल गया, और जिसका नाम छूट गया वो फिर बाद में उस जमीन पर यह दावा नहीं कर सकता था। हाँ, यह भविष्य के अनगिनत झगड़ों को रोकने के लिए एक कड़ा लेकिन जरूरी कदम था। यह उस रिकॉर्ड को अंतिम और निर्णायक बनाता था, जिससे उन ऐतिहासिक अधिकारों को एक स्थायी कानूनी आधार मिल सके। तो ये थी सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 13, 14 और 15 की हमारी विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि कैसे ये धाराएं सिर्फ नियम कानून नहीं है, बल्कि शोषण को रोकने, अधिकारों को संतुलित करने और परंपरा को सम्मान देने का एक सोचा समझा खाका है। और जब हम आज इन कानूनों को पढ़ते हैं, तो ये सोचना भी जरूरी है कि 100 साल से भी ज्यादा पहले बनाए गए ये नियम आज भी झारखंड की जमीन और समाज की सच्चाई को कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। ये धाराएं सिर्फ परीक्षा में अंक लाने के लिए नहीं है। यह हमें उस समाज की ऐतिहासिक और सामाजिक संरचना को समझने की एक गहरी नजर भी देती हैं, जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल जेपीएससी मेंटर और क्विज टाइम झारखंड